So we'll start with a very quick revision of what we have learned in the last session. Last session में we have defined elasticity, plasticity. I will not go again into definitions of elasticity and plasticity, but we will very quickly see what was stress and strain. तो अगर आपको याद होगा, stress was defined as internal restoring force per unit area. तो स्ट्रेस वाज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स यू कैन नॉट मेजर क्योंकि ये मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी है विच कैन नॉट बी मेजर. तो स्ट्रेस वाज डिफाइंड एज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स या फिर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. तो इसको अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया डिफाइन कर देते हो, क्योंकि अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. जितना एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है उतना ही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स मेजर नहीं हो सकता. दैट इज व्हाई यू डिफाइन स्ट्रेस एज अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया. फिर हमने स्ट्रेन डिफाइन किया था, चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस. तो चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस, change in dimensions per unit original dimensions. Then we have defined what is tensile stress and tensile strain. Tensile stress is again same force per unit area. सिर्फ इस केस में जो फोर्स है वो क्या प्रोड्यूस करता है? चेंज इन लेंथ. सो व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी लाइक अ वायर या फिर रॉड. So in this case, the associated stress is known as tensile stress or longitudinal stress. और हमने एक वायर का एग्जांपल लिया था जिसपे एक लोड लगा दिया था. लोड मतलब mg, तो फोर्स एक्टिंग इज mg और एरिया ऑफ द वायर वाज पाई आर स्क्वायर. तो फोर्स इज mg, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो टेंसाइल स्ट्रेस इज mg अपॉन पाई आर स्क्वायर. और हमने देखा था कि लोड लगाने की वजह से लेंथ इंक्रीज हो गया. इंक्रीज इन लेंथ कितना था? डेल्टा एल. और ओरिजिनल लेंथ कितना था? एल. तो टेंसाइल स्ट्रेन वाज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये आता है डेल्टा एल बाय एल. तो यहां तक हमने कल कवर किया था. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव डिफाइंड व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन. सिर्फ कंप्रेसिव में इंक्रीज, इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इन लेंथ देयर इज डिक्रीज इन लेंथ. लेंथ बढ़ने की जगह पे लेंथ कम होता है, बाकी सब कुछ सेम है. डेल्टा एल बाय एल की जगह पे माइनस डेल्टा एल बाय एल आएगा. तो लेट अस मूव अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस. वॉल्यूम स्ट्रेस को और एक नाम है हाइड्रोलिक. इसको आप बोलते हो हाइड्रोलिक स्ट्रेस. और ये हाइड्रोलिक चैप्टर नंबर 2 ऑफ 12th में हम देखेंगे. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें हम देखेंगे हाइड्रोलिक क्यों बोला है इसको. यू विल लर्न देयर. तो जैसे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टडी कर रहे हैं ना 12th में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आएगा. तो हाइड्रोलिक ये कॉन्सेप्ट वहां पे इंट्रोड्यूस होगा. तो फिलहाल से याद रखो, वॉल्यूम स्ट्रेस को आप और एक नाम देते हो, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस. डेफिनेशन इज सिमिलर. व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम, देन द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस. तो व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स produces change in volume of a body, change in volume of a body, then the associated stress, is known as volume stress, or of course hydraulic stress. तो जो वायर का केस था, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस का केस था, उसमें आपने एक वायर लिया, वायर पे लोड लगा दिया, लेंथ इंक्रीज हो गया. वॉल्यूम चेंज के केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर आप एक वायर लेते हो, वायर को अगर आप दोनों साइड से खींचते हो तो इंक्रीज इन लेंथ दोनों साइड से होगा. यू कैन मेजर, इजीली मेजर. अगर आप एक एंड रिजिड सपोर्ट को फिक्स कर देते हो, दूसरे एंड पे लोड लगा लेते हो, तो इंक्रीज इन लेंथ यू कैन इजीली मेजर, क्योंकि ये वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. लेकिन जब आप वॉल्यूम की बात करते हो ना, ये 3D कॉन्सेप्ट है.
तो अब एक प्रॉब्लम आता है कि हमको चेंज इन वॉल्यूम करना तो है, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम हर डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मेरे पास एक बॉल है, मुझे इस पे फोर्स लगा के इसका वॉल्यूम करना है चेंज। तो अगर आप हर एक डायरेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं लगा पाए, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सर्ट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, तो वॉल्यूम तो चेंज होगा लेकिन साथ में शेप भी चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम चेंज के साथ साथ शेप चेंज हो गया, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए ओनली चेंज इन वॉल्यूम। पहली बात तो समझ लो कि वॉल्यूम चेंज करने के लिए, वॉल्यूम टू बी प्रिसाइज, वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए हमको हर डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है। और ऐसा भी बोल सकते हो कि हर डायरेक्शन से आपको प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है। यू हैव टू एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इक्वली। तो हम इसके लिए करते क्या है, हम एक रबर का बॉल लेते हैं, उसको एक लिक्विड के अंदर लेके जाते हैं। तो लिक्विड क्या करता है, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो इमेजिन हमारे पास एक बॉल था, इसको हम एक लिक्विड में लेके गए। लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड विल एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स, वॉल्यूम क्या होगा इसका, कम हो जाएगा। द वॉल्यूम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, राइट। तो वॉल्यूम स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट या पैरामीटर डिफाइन करने के लिए या तो तुम एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ले लो मेड अप ऑफ रबर, या फिर एक क्यूबिकल ले लो, कोई भी लो, आपके ऊपर है। यू कैन आल्सो टेक क्यूब। तो इमेजिन मेरे पास एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, आई हैव सम क्यूब हियर। सेम थिंग आई कैन डू, जैसे हमने बॉल के केस में किया था वैसे इसके केस में भी कर सकते हो। तो ये क्यूब था जिसका इनिशियल वॉल्यूम v था, इसको हमने एक लिक्विड में रख दिया। अगर हम इसको लिक्विड में रखते हैं या फिर हम इसको ऑल डायरेक्शन से सेम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ अब ऑल डायरेक्शन मतलब ये क्यूब है, मैं आपको सिर्फ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा रहा हूँ। आई एम जस्ट शोइंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ क्यूब। क्यूब है 6 फेसेस, तो आपको 6 के 6 साइड से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। इमेजिनेशन बढ़ाओ क्योंकि आगे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इमेजिनरी बन जाएगा, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। नाउ या तो बॉल लो, बॉल इज अ स्फीयर, टेक इट इनसाइड अ लिक्विड, बाकी काम लिक्विड कर लेगा, हमको कुछ नहीं करना। लिक्विड हर एक डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट में प्रेशर चेंज कर देता है, तो हर डायरेक्शन से इक्वल कंप्रेशन हुआ, मतलब वॉल्यूम चेंज हर डायरेक्शन से सेम हुआ, इसका मतलब शेप चेंज नहीं होगा। या फिर आप क्यूब लो, व्हेन यू टेक क्यूब, क्यूब है 6 फेसेस, 6 फेसेस, हर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यू कैन अप्लाई फोर्सेस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। मैं यहाँ पे सिर्फ सिर्फ फ्रंट साइड दिखा रहा हूँ क्यूब का, 6 फेसेस है, मैं 6 फेसेस नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। तो एक काम करेंगे, यहाँ से फोर्स एक्सर्ट कर देंगे, यहाँ से भी एक्सर्ट कर देंगे, यहाँ से भी एक्सर्ट कर देंगे, यहाँ से भी एक्सर्ट कर देंगे, इनवर्ट फोर्सेस। तो वी आर अप्लाइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब एक्चुअली वी आर अप्लाइंग स्मॉल चेंज इन प्रेशर। So because of small change in pressure from all the direction, because of small change in pressure from all the direction, this object will shrink. ऑब्जेक्ट श्रिंक होने का मतलब ये है उसका वॉल्यूम होगा चेंज। तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो था v, अब जो वॉल्यूम बचा वो है v माइनस dv, वेयर dv इज स्मॉल डिक्रीज इन द वॉल्यूम। तो अभी नोट्स में मैंने क्यूब दिखाया है कि स्फीयर दिखाया है, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दिखा सकते हो, एब्सोल्युटली फाइन। सिर्फ आइडिया ये है, हर एक साइड से इक्वल अमाउंट में तुमको प्रेशर चेंज करना पड़ेगा, हर एक साइड से। रिमेंबर फ्रॉम ईच साइड, टोटल 6 फेसेस, मैं दिखा रहा हूँ 4 बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इनटू 3D नाउ, दैट इज ओके। सिर्फ फ्रंट से भी सोचोगे तो ठीक ही है। देन ये याद रखो। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, हमने एक क्यूब ले लिया मेड अप ऑफ रबर, और हमने हर एक साइड से उसका प्रेशर चेंज कर दिया, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। सो व्हेन अ क्यूब मेड अप ऑफ रबर, मेड अप ऑफ रबर, रबर क्यों, क्योंकि रबर आपको पता है रबर हैज इलास्टिक प्रॉपर्टीज, उसका उसका वॉल्यूम चेंज करना इजी होता है, हाँ ठीक है, डजंट मैटर। तो इसको स्ट्रेच करना इजी है, इसको कंप्रेस करना भी इजी है।
तो अगर आप सॉलिड लेके रख देते हो लिक्विड के अंदर, मेटल लेके रख दिया, तो मेटल है तो इलास्टिक इन नेचर, लेकिन मेटल के डायमेंशंस चेंज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर इज रिक्वायर्ड। तो रबर क्यों लिया? क्योंकि रबर को कम प्रेशर में भी डायमेंशन चेंज होते हैं। आप कम फोर्स लगाओगे तो भी उसके डायमेंशंस चेंज होते हैं। तो व्हेन अ क्यूब मेड अप ऑफ रबर is taken inside a liquid, is taken inside a liquid, inside a liquid, the liquid exerts, the liquid exerts pressure from all the directions, from all the directions, and hence the volume of the cube decreases, the volume of the cube decreases. Are clear? तो हमारे पास एक क्यूब है, व्हाट वी आर स्टडीइंग इज वॉल्यूम स्ट्रेस। जब डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स changes the volume of a body, then the associated stress is known as volume stress। डिफाइन तो कर लिया हमने, हमको इक्वेशन चाहिए था, तो इक्वेशन चाहिए था तो हमने इक्वेशन बनाने के लिए एक एग्जांपल लिया, हमने क्यूब लिया, क्यूब को एक लिक्विड में लेके गए, लिक्विड ने हर एक डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, चेंज इन प्रेशर की वजह से श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया तो वॉल्यूम उसका चेंज हो गया। इनिशियल वॉल्यूम था v, फाइनल वॉल्यूम है v माइनस dv। ये सब क्यों? क्योंकि इक्वेशन चाहिए। तो हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेस? कैसे डिफाइन करते हो? व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। तो वॉल्यूम स्ट्रेस भी क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ये जो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, ये स्मॉल चेंज इन प्रेशर है। आपको पता है प्रेशर एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मैं प्रेशर स्मॉल अमाउंट से चेंज कर रहा हूं तो फोर्स भी स्मॉल है, तो मैंने डीपी लिखा है, तो फोर्स को क्या लिखूंगा? डीएफ। और ए इज द एरिया ऑफ ईच फेस, तो डीएफ अपॉन ए, ये आ गया आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेस। बट मैंने आपको अभी अभी बताया व्हाट इज प्रेशर, आपने बोला फोर्स अपॉन एरिया। तो व्हाट इज स्मॉल चेंज इन प्रेशर? स्मॉल फोर्स अपॉन एरिया, डीएफ अपॉन ए। लेकिन डीएफ अपॉन ए तुमने क्या लिख के रखा है? वॉल्यूम स्ट्रेस। तो व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस? डीपी। मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस इज नथिंग बट चेंज इन प्रेशर। वो तो वैसे भी क्लियर था ना, कल मैंने 3-4 और बताया आपको, स्ट्रेस मतलब प्रेशर ही तो होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम स्ट्रेस ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सिर्फ आपको पता होना चाहिए जितना प्रेशर चेंज किया उतना वॉल्यूम स्ट्रेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हमारे पास बॉल है जो पहले वैक्यूम में है, वैक्यूम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वैक्यूम में प्रेशर 0 होता है। अगर मैंने बोला एयर में है तो प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। व्हाट इज 1 atm? 1.013 into 10⁵ पास्कल, मतलब रफली 10⁵ पास्कल अप्रोक्सीमेटली। अब आप उस बॉल को या फिर उस क्यूब को लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर लेके जा रहे हो। लेट अस से हम उसको 100 मीटर डेप्थ पे लेके गए, तो प्रेशर कितना हो गया? एच रो जी। सुना है एच रो जी? प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हो? एच रो जी। If you are taking an object inside a liquid at a depth of 100, so the pressure there मतलब at that depth is given by H rho G, 100. Density of water is 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। तो 1000 ऐसा यूनिट में हम लोग जी की वैल्यू ले लेते हैं 10, रफली 10। ये 10 पावर 3, ये 2 और ये 1, 10 पावर 6। दिस इज द फाइनल प्रेशर। अगर वैक्यूम था तो इनिशियल कितना है? 0 है, तो चेंज इन प्रेशर कितना है? 10⁶ है। अगर वैक्यूम नहीं था, एयर था, तो कितना है? तो चेंज इन प्रेशर कितना है? 10⁶ माइनस 10⁵, राइट। तो जितना भी प्रेशर चेंज होगा उतना क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेस। तो अगर वॉल्यूम स्ट्रेस फाइंड करने के लिए बोला तो क्या फाइंड करोगे? चेंज इन प्रेशर, करेक्ट। तो whenever you have been asked to find out volume stress, you are supposed to find out change in pressure। तो इस पे जब क्वेश्चन आते हैं ना जेई नीट के, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट।
क्योंकि एग्जैक्टली पूरा क्वेश्चन में पढ़ लेना कि पहले ऑब्जेक्ट था कहाँ पे, एयर में था तो इनिशियल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर वैक्यूम में था तो इनिशियल प्रेशर इज 0। तो दिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम स्ट्रेस। अब आ जाते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन पे। तो डेफिनेशन तो सिमिलर ही है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेन था वैसे ही वॉल्यूम स्ट्रेन है। इफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, then the strain associated is known as volume strain। वहां पे तुमने क्या बोला था, if a deforming force produces change in the length of a body, then the strain associated is known as tensile strain। यहाँ क्या बोल रहे हो, if a deforming force produces change in volume of a body, then the associated strain is known as volume strain। so if a deforming force produces change in the volume of body, then the associated strain is known as volume strain, तो लगभग सब कुछ सेम ही है। वहां पे तुमने टेंसाइल स्ट्रेन लिखा था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या लिखोगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। फिर वहां पे आपने लिखा था चेंज इन लेंथ को फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यहाँ बोलोगे फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम होता है, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब ही इनिशियल वॉल्यूम है। If you want to write down initial, you can write down initial. If you want to write down original, you can write down original. Whatever you want to write, कोई problem नहीं है। Upon original volume. What is final volume in this case? V minus dV। तो फाइनल वॉल्यूम है V माइनस dV। माइनस इनिशियल कितना है V, अपॉन इनिशियल कितना है V, तो V माइनस dV माइनस V माइनस dV बाय V हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन में नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। देन अब आ जाते हैं तीसरे टाइप के स्ट्रेस और स्ट्रेन पे। तीसरे टाइप का स्ट्रेस था शियर स्ट्रेस, इसको शियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज को सिर्फ शियर भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा, when deforming force produces change in shape of a body, then the associated stress is known as shear stress or shearing stress। so you can call this as shear stress or shearing stress। definitions are same everywhere, सिर्फ change in length, change in volume and change in shape। so when deforming force produces change in shape of a body, then the associated stress is known as shear stress। change in shape, associated stress is known as shear stress। change in shape of a body and associated stress is known as shear stress। clear? then हमने जब change in length देखा था तब एक वायर लिया, उसको एक रिजिड सपोर्ट से हमने अटैच कर दिया, फ्री एंड पे लोड लगा दिया, चेंज इन लेंथ मेजर कर लिया। हमने जब चेंज इन वॉल्यूम की बात की, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस की बात की, तो हमने एक ऑब्जेक्ट को, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड के अंदर लेके गए। नॉट नेसेसरली लिक्विड वाटर ही होना चाहिए, लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में वाटर लेते हैं क्योंकि हमको वाटर के पैरामीटर्स पता है, डेंसिटी पता है। और वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसके लिए भी है क्योंकि 70% ऑफ लैंड मास इज वाटर ऑन अर्थ। तो तुमको अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो इजीली परफॉर्म कर सकते हो तुम। सी में एक डेप्थ पे लेके जाओ, एक मूवी भी था उस पे, द गाजी अटैक नाम का एक मूवी था, अच्छा मूवी था वो, क्योंकि उसमें थोड़ा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज गुड। वो बार बार बोलता है कि और डेप्थ में मत जाओ, सबमरीन था उसमें,
तो वन ऑफ द क्रू मेंबर कीप्स ऑन टेलिंग कि वी आर एट अ डेप्थ ऑफ 2000 मीटर्स, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। क्यों? क्योंकि 2000 मीटर, 2 किलोमीटर, मतलब उस डेप्थ पे प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एचरोजी जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो एट दैट डेप्थ प्रेशर इज सो लार्ज, वो जो मटेरियल है इट कैन नॉट विथस्टैंड दैट प्रेशर, तो गया वो सबमरीन वाटर प्रेशर की वजह से फूट जाएगा। दैट इज वाई, सो एज आई टोल्ड यू कि साइंस पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज गुड। तो हमको जब वॉल्यूम चेंज करना है तो हमने एक सिंपल सा काम किया, एक ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड के अंदर लेके चले गए, प्रेशर एक्सर्ट कर दिया लिक्विड ने, वॉल्यूम हो गया डिक्रीज। लेकिन जब आप शेयर स्ट्रेस की बात करते हो, यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है, और शेयर स्ट्रेन आप बोलोगे चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। अब ये चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप थोड़ा सा फनी है, क्योंकि तुम क्या क्या बोलोगे, पहले शेप ऐसा था, अब शेप ऐसा हो गया, क्या मेजर कर रहे हो तुम? यू कैन नॉट मेजर शेप्स। तो इसके लिए दैट इज द रीजन यू हैव टू टेक सम एग्जाम्पल विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, और जिससे एक डेफिनेशन बन पाए। तो डेफिनेशन ढंग से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक क्यूब ले लेते हैं। तो वी विल कंसिडर अ क्यूब, वी विल टेक अ क्यूब, और क्यूब का एक एंड हम, एक एंड मतलब एक फेस कर देंगे फिक्स। क्यूब के 6 फेसेस है, यू ऑलरेडी नो देयर आर 6 फेसेस ऑफ क्यूब। तो पहले मैं एक क्यूब ले लूंगा, तो लेट अस टेक अ क्यूब। ओके, तो वी विल फर्स्ट टेक इनटू कंसीडरेशन अ क्यूब। ओके, तो शेयर स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेन के लिए हमको पहले एक क्यूब कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेट अस टेक अ क्यूब, और इस क्यूब को हम दे देते हैं नाम, लेट अस गिव इट सम नेम, लेट अस से ए बी सी डी, दिस साइड इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी, एंड दिस इज एच। बराबर? क्लियर? व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स produces change in shape of the body, then the stress associated is known as shear stress. अब अगर मुझे शेप चेंज करना है तो मुझे कम से कम उसका बेस को फिक्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं एक फोर्स लगा देता हूँ, अनबैलेंस फोर्स लगाता हूँ, देन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, तो शेप तो चेंज होगा नहीं, लेकिन मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा। हमको मोशन प्रोड्यूस करना है क्या? नहीं, हमारा टास्क क्या है? शेप चेंज करना। तो एक काम करते हैं, हमारा टास्क शेप चेंज करना था ना, तो हम जो इसका बॉटम है, बेस है, इसको यहाँ पे ग्लू लगा देते हैं। फेविकॉल, फेविकॉल का जोड़ टूटता नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने। तो यहाँ पे हमने इसको ग्लू कर दिया, स्टिक कर दिया, और हम ऊपर के फेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर देंगे। तो वी विल अप्लाई अ टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, दो टाइप के फोर्सेस की बात होगी इस चैप्टर में। एक है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल फोर्स मतलब सरफेस को टच करके जा रहा है। तो ये फोर्स क्या है? टेंजेंशियल है, क्योंकि इट इज टचिंग द अपर सरफेस। हमने बेस को कर दिया फिक्स, और ऊपर के सरफेस को हम लोग लगा रहे हैं फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं नॉर्मल फोर्स लगाता तो वॉल्यूम चेंज होता, अगर मैं बेस फिक्स करके नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पे हमको क्या करना है? शेप चेंज करना है। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है इसको बोल देंगे एफ सफिक्स टी। ये टेंजेंशियल फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, ये जो क्यूब था अब ये बन जाएगा पैरेललोपिपेड। सिर्फ बेस को छोड़ के, बेस को छोड़ के हर एक लेयर शिफ्ट होगा। अब लेयर कहां से आ गए इधर? ये जो पूरा क्यूब है ना, इसको तुम अज्यूम कर सकते हो टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स। तो यू कैन अज्यूम दैट दिस क्यूब इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स। यहाँ पे एक लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर है, उसके ऊपर और एक लेयर है। तो जो क्यूब है इट कैन बी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स। तो जब मैं एक टेंजेंशियल फोर्स लगाता हूं इस पे, तो सिर्फ बेस को छोड़ के, क्योंकि बेस फिक्स है, सारे के सारे लेयर्स होंगे शिफ्ट। तो ये पूरा का पूरा साइड ऐसा है, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो गया, ये भी शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट हुआ तो ये भी शिफ्ट होगा।
और ये शिफ्ट हुआ तो ये भी शिफ्ट होगा, ऑल द एजेस आर गेटिंग शिफ्टेड। तो जो शेप पहले क्यूब था, अब वो शेप क्या बन गया, पैरेललोपिपेड। इसको पैरेललोपिपेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो, अगर आप देखोगे, इफ यू सी केयरफुली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेललोपिपेड? A three-dimensional structure in which opposite sides are parallel to each other. जैसे क्यूब इज ऑल्सो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, बराबर, वैसे पैरेललोपिपेड इज ऑल्सो अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सिर्फ पैरेललोपिपेड में ये है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यूब में भी वैसा ही होता है, लेकिन क्यूब में शेप अगर आप देखोगे, हर एक साइड क्या है, स्क्वायर है। पैरेललोपिपेड में हर एक साइड स्क्वायर है क्या? नहीं है। क्या नहीं? तो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ईच साइड इज अ पैरेललोग्राम। तो शेप हो गया पैरेललोपिपेड। यहाँ तक क्लियर? तो क्या क्या शिफ्ट हुआ? एबीसीडी तो शिफ्ट नहीं हुआ, एबीसीडी तो फिक्स था। शिफ्ट कौन कौन हुआ? एच नए पोजीशन पे आ गया, उसको बोलता हूं मैं एच डैश। ई नए पोजीशन पे आ गया, उसको बोलता हूं मैं ए डैश। जी नए पोजीशन पे आ गया, उसको बोलता हूं जी डैश। और एफ नए पोजीशन पे आ गया, एफ डैश। तो हम ये शिफ्ट मेजर कर सकते हैं। मैंने इसलिए बोला ना, शेप तो तुम चेंज इन शेप क्या मेजर करोगे? पहले ऐसा दिखता था, बाद में वैसा दिखता था। लोग बोलेंगे कैसा कैसा दिखता था बताओ। तो यू आर सपोज टू ब्रिंग दिस इन टर्म्स ऑफ सम मेजरेबल क्वांटिटीज। लेंथ यू कैन मेजर, आप बोल सकते हो ना एच से एच डैश, तो ये डिस्टेंस यू कैन मेजर शिफ्ट। कितना शिफ्ट हुआ तो मेजर कर सकते हो। तो अब हम पहले तो टेंसाइल स्ट्रेस, सॉरी शियर स्ट्रेस डिफाइन करेंगे, शियर स्ट्रेन पे बाद में जाएंगे। पहले शियर स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज शियर स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे फोर्स कौन सा है, टेंजेंशियल है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। तो शियर स्ट्रेस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पहले तो एक हम लोग क्यूब कंसिडर कर लेंगे। सो लेट अस कंसिडर अ क्यूब ए बी सी डी ई एफ जी एच। आई फील लाइक इन स्कूल, A B C D E F G, okay, H. Let us apply a tangential force on the upper surface of this cube. On the upper surface कौन सा था? E F G H of this cube, by keeping the lower surface fixed of this cube, by keeping the lower surface क्या था? ABCD फिक्स्ड। ऐसा क्लियर? नोट्स में थोड़ा सा लिखने का तरीका मेरा अलग रहता है, लेकिन आइडिया वही है। देन because of the tangential force, the shape of the cube changes to parallelepiped. Because of deforming force, यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स कौन है? टेंजेंशियल है। बिकॉज ऑफ डिफॉर्मिंग मतलब टेंजेंशियल फोर्स, the shape of cube A B C D E F G H changes to क्या बन गया? ये क्या बन गया? पैरेललोपिपेड। A B C D E dash F dash G dash H dash। Therefore, shear stress can be defined as tangential force per unit area. It is tangential force upon area. तो टेंजेंशियल फोर्स क्या था? F सफिक्स T, और एरिया को मान लेंगे A। दिस इज शियर स्ट्रेस। बाद में हम और सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है। तो फोर्स अपॉन A सिर्फ यहाँ पे फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स। अब आ जाते हैं किस पे? शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन कैसे डिफाइन करोगे?
when a deforming force produces change in the shape of a body, then the associated strain is known as shear strain, right? लेकिन हमको यहाँ पे अल्टरनेट डेफिनेशन बनाना पड़ेगा, तो पहले हम नॉर्मल लिख लेते हैं डेफिनेशन, बाद में अल्टरनेट डेफिनेशन बना लेंगे। shear strain, ये चैप्टर का सबसे इजी पार्ट यही है, एक ही फॉर्मेट है, वही लिखते जाओ। स्ट्रेस के लिए भी वही, स्ट्रेन के लिए वही, सिर्फ लेंथ की जगह पे वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह पे शेप। लेंथ लिखा तो टेंसाइल, वॉल्यूम लिखा तो वॉल्यूम, और शेप लिखा तो shear। So when a deforming force produces change in the shape of body, then the associated स्ट्रेस बता रहे हो तुम यहाँ पे, associated strain बता रहे हो ना, then the associated strain is known as shear strain, पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तुमने चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ तो तुमने बता दिया डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम भी बता दिया डेल्टा वी बाई वी विद माइनस साइन, चेंज इन शेप क्या बोलोगे? तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अब बोलोगे कि बाय डेफिनेशन शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, लेकिन तुम शेप नहीं मेजर कर सकते ना, सिर्फ इतना बोल सकते हो क्यूब का बन गया पैरेललोपिपेड, बाकी तुम कुछ नहीं बता सकते। तो क्यूब का बन गया पैरेललोपिपेड तो क्या लिखोगे? क्यूब माइनस पैरेललोपिपेड अपॉन क्यूब, या फिर पैरेललोपिपेड माइनस क्यूब अपॉन क्यूब, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो फिर हम एक काम करेंगे, बिकॉज वी हैव अ डायग्राम, हमारे पास एक पिक्चर है, एक फिगर है जो हमको कुछ आइडिया दे देगा। टेंजेंशियल फोर्स लगाने की वजह से शेप चेंज हुआ, शेप चेंज के साथ और एक चीज हुई, बेस को छोड़ के बाकी सारे लेयर्स हो गए शिफ्ट। तो तुमको जो लेयर पसंद आए वो लेयर कंसिडर करो। सबसे बेस्ट क्या है? टॉप लेयर, राइट? तो टॉप लेयर हमारा शिफ्ट हो गया, कितने से शिफ्ट हुआ? एच एच डैश से, या फिर एफ एफ डैश से, या फिर जी जी डैश से, या फिर ई ई डैश से। मतलब ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। रिलेटिव क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल। रिलेटिव मतलब, अभी भी रिलेटिव का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन, है ना? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो लेयर्स है, बेस छोड़ के सारे लेयर्स हुए शिफ्ट, तो टॉप लेयर भी हुआ शिफ्ट, तो टॉप लेयर का क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, मैं तो टॉप लेयर यूज करने वाला हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप नीचे कोई लेयर ले लेना, बट आई विल नॉट टेक, बिकॉज इफ यू वांट, आप बोलोगे कि मुझे ये कंफ्यूजन रहता है, ये ना टॉप लेयर ही क्यों लिया? दो रीजन है, एक तो फोर्स तुमने कहाँ लगाया? हाँ, टॉप लेयर, राइट। दूसरा सबसे कन्वीनियंट वो है, नहीं तो फिर मुझे यहाँ पे एक और लेयर इमेजिन करना पड़ेगा, दैट आई डोंट वांट टू डू। मुझे ये ऐसा लेयर इमेजिन नहीं करना है, आई डोंट वांट टू इमेजिन अनदर लेयर हियर। तो इसके लिए मैं कौन सा लेयर लूंगा? टॉप लेयर, राइट। तो shearing strain या shear strain can also be defined as, it can be defined as the ratio of relative displacement of any layer मतलब कोई भी लेयर बेस छोड़ के, to that of its distance from the fixed layer। fixed layer कौन है? ABCD। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो देखो, डिवाइड कर दो उस लेयर का जो शिफ्ट हुआ, कहां से? उसके, हाँ, फिक्स लेयर के डिस्टेंस से उसको डिवाइड कर दो। तो इसका एक अल्टरनेट डेफिनेशन बन जाएगा, shear strain can also be defined as, shear strain can also be defined as the ratio of relative displacement of any layer to that of its distance from the fixed layer, क्लियर? तो एक नया डेफिनेशन बन गया, और आखिरी में समझ में आएगा तुमको कि ये सब क्यों चल रहा है। देखो, मैंने आपको बताया ना कि शेप चेंज मेजर करना, इट्स नॉट वेरी सिंपल, बट समथिंग दैट यू कैन मेजर इज एंगल्स। अगर आप देखोगे तो क्यूब के एंगल्स अलग है,
और पैरेललोपिपेड्स के एंगल्स अलग है। तो शेप चेंज मेजर करना है तो क्या मेजर करना है, एंगल्स मेजर करने हैं। तो ये जो डेफिनेशन हम लोग बना रहे हैं ना, ये अल्टीमेटली तुमको एंगल ही देगा। तो तुमने क्या डिफाइन किया, तुमने बोला कि शेयर स्ट्रेन को हम लोग एक नया डेफिनेशन दे देंगे। आपने बोल दिया कि शेयर स्ट्रेन क्या है, रेशो है। किसका रेशो है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का, ऑफ एनी लेयर। इट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर अपॉन its distance from the fixed layer। जो लेयर का डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हो, हम किसका कर रहे हैं, टॉप लेयर का। तो टॉप लेयर का डिस्टेंस कहां से, फिक्स्ड लेयर से। तो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का। तो मुझे बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट है, एच एच डैश, और डिस्टेंस कितना है, एच ए। फिक्स लेयर डिस्टेंस कितना है, एच ए। तो एच एच डैश अपॉन एच ए, बस यही। ई ई डैश नहीं था, यस, अपॉन ई डी। तो या तो एच एच डैश लिखो या तो ई ई डैश लिखो। ई ई डैश लिखते हो तो ई डी लिखोगे, या फिर एफ एफ डैश लिखोगे तो एफ सी लिखोगे, एफ एफ डैश अपॉन एफ सी। या फिर जी जी डैश लिखोगे तो जी बी लिखोगे, जी जी डैश अपॉन जी बी। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज है फॉर शेयर स्ट्रेन। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का। मैं अगर मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, और ये एंगल भी थीटा है। व्हाट इज tan थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये थीटा का अपोजिट कौन है, एच एच डैश, और एडजेसेंट कौन है, एच ए। इस थीटा का अपोजिट कौन है, ई ई डैश, एडजेसेंट कौन है, ई डी। इस थीटा का अपोजिट कौन है, जी डी डैश, एडजेसेंट कौन है, जी बी। इसका अपोजिट कौन है, एफ एफ डैश, एडजेसेंट कौन है, एफ सी। तो ये सारे के सारे पता है क्या है, tan थीटा है। तो ये क्या है, tan ऑफ थीटा है। तो शेयर स्ट्रेन क्या आ गया, tan थीटा आ गया, tan ऑफ एंगल आ गया। लेकिन अगर एंगल स्मॉल हुआ तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इफ थीटा इज स्मॉल, जिनको नहीं पता उनके लिए, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। For small angle, sin theta is theta, but cos theta is 1. So therefore, tan theta is theta. Therefore, what is shear strain? Theta. तो मैंने क्या बोला आपको कि हम शेप तो नहीं मेजर कर सकते, लेकिन एंगल्स मेजर कर सकते हैं। हो गया, व्हाट इज shear strain? एंगल, डन। चेंज इन एंगल या एंगल, डन, दैट इज shear strain। तो यहां तक क्लियर। तो अब तक का स्टोरी ये था, स्ट्रेस स्ट्रेन डिफाइन कर लिया आपने, तीन टाइप के स्ट्रेस, तीन टाइप के स्ट्रेन। डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ, associated stress is tensile stress. If deforming force produces change in volume, volume stress. If change in shape, shear stress. If the deforming force produces change in length, associated strain is tensile strain. Change in volume, volume strain. Change in shape, shear strain. सिर्फ जो shear strain का केस था, पहले दो केस तो इजी थे, shear का थोड़ा सा अलग केस है। तो टेंसाइल स्ट्रेस में फोर्स अपॉन एरिया आता है mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। कल ही देखा था ना हमने, आज भी रिपीट किया, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। और स्ट्रेन आता है डेल्टा एल बाय एल। वॉल्यूम स्ट्रेस आता है डीपी, चेंज इन प्रेशर, मतलब डीएफ अपॉन ए, स्मॉल फोर्स अपॉन एरिया, या फिर डीपी, स्मॉल चेंज इन प्रेशर। वॉल्यूम स्ट्रेन आता है माइनस डेल्टा वी बाय वी। ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, बराबर। उसके बाद आओ शेयर पे। शेयर स्ट्रेस डिफाइन करना कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इट इज टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, एफ टी बाई ए। लेकिन शेयर स्ट्रेन, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, ये डायरेक्टली तो नहीं हो सकता है। तो फिर हमने क्या किया, हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया। वी हैव जस्ट टेकन अ क्यूब, ये सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स है। हमारे पास एक क्यूब है, हमने क्यूब को बॉटम पे फिक्स कर दिया, बेस को, और टॉप सरफेस को टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। तो जो क्यूब था, बेस छोड़ के सारे लेयर्स हो गए शिफ्ट, तो क्यूब बन गया पैरेललोपिपेड।
तो एक चीज मुझे समझ में आई कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये मेजरेबल है, जितना भी शिफ्ट हुआ है वो मेजरेबल है, और जो लेयर शिफ्ट हुआ है उसका डिस्टेंस फिक्स लेयर से भी मेजरेबल है। तो हमने बोला shear strain can also be defined as relative displacement of any layer to that of its displacement from the fixed layer। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, एच एच डैश, डिस्टेंस कितना था, एच ए, तो एच एच डैश अपॉन एच ए, एफ एफ डैश अपॉन एफ सी, ई ई डैश अपॉन ई डी, जी जी डैश अपॉन जी बी। लेकिन ये सबका सब क्या है, tan थीटा है, तो shear strain क्या है, tan थीटा है, और अगर एंगल स्मॉल है तो क्या है, थीटा है, तो व्हाट इज shear strain, थीटा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले देखना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, देखो हुक्स लॉ एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आप खुद ही बता दोगे। सपोज मेरे पास एक 10 मीटर लॉन्ग वायर है, पहले अनलोडेड है, मतलब लोड नहीं है उसके ऊपर, तो देयर इज नो चेंज इन लेंथ। मान लो मैंने 1 किलोग्राम का लोड लगा दिया, 1 किलोग्राम का लोड मतलब 1 × जी, मतलब 1 × 9.8, रफली रफली जी के 10 ले लो, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, वेट। तो अब लेंथ हो गया 10.1, राइट, व्हाट इज चेंज इन लेंथ, 0.1। अब इमेजिन मैंने 1 किलोग्राम की जगह पे 2 किलोग्राम लोड लगा दिया, तो फोर्स हो गया 20 न्यूटन, चेंज इन लेंथ इज 0.2, न्यू लेंथ इज 10.2। मैंने 3 किलो लगा दिया 10.3, 4 लगा दिया 10.4, 5 लगा दिया, राइट। तो जितना फोर्स लगा रहे हो उतना लेंथ में चेंज हो रहा है। फोर्स को एरिया से डिवाइड कर लो, क्या बन गया, स्ट्रेस। चेंज इन लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर लो, क्या बन गया, तुमने बोला फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, मैं बोल रहा हूँ फोर्स को एरिया से डिवाइड कर लो, चेंज इन लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दो, तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज हुक्स लॉ। the more force you apply, the more change in length is there, मतलब the more stress you apply, the more strain is there। लेकिन ये सब एक लिमिट के अंदर होता है। तो बोलोगे मैं वायर के ऊपर हाथी को बांध दूंगा तो नहीं चलेगा, there is a limit to it। तो वो जो लिमिट है उसको बोलते हो इलास्टिक लिमिट, वो हम डिफाइन करेंगे। तो तुम वेट बढ़ा रहे हो, ठीक है, एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो, उसके बाद अगर तुम वेट बढ़ाते हो, तुम अगर वेट 1 किलोग्राम से भी बढ़ाते हो, तो वायर का जो चेंज इन लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी क्या हो रहा था, 1 किलोग्राम लोड के लिए 0.1 मीटर से चेंज हो रहा था, फिर 1 किलोग्राम बढ़ाया, फिर 0.1 चेंज हुआ, फिर 1 किलोग्राम बढ़ाया 0.1 चेंज हुआ, फिर 1 किलो बढ़ाया 0.1, एक लिमिट आ गया। अब तुमने इतना ज्यादा वेट लगा दिया है कि इसके बाद मटेरियल विल बिकम प्लास्टिक, तो इट विल फ्लो लाइक अ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में क्या होता है पता है, एक स्टेज के बाद तुम फोर्स नहीं भी बढ़ा रहे हो, शेप चेंज होते जाता है, लेंथ चेंज होते जाता है, वॉल्यूम चेंज होते जाता है। तो वो लिमिट क्रॉस अगर हो गई, तो अब तुमने 1 किलोग्राम वेट बढ़ाया है, लेकिन चेंज इन लेंथ 0.1 नहीं है, हो सकता है 2 मीटर से चेंज हो गया, हो सकता है 3 मीटर चेंज हो गया। तो वो जो लिमिट है उसको क्या बोलते हो, इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज हुक्स लॉ, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। हाँ, मैं वापस डिटेल में जाऊंगा, बहुत इजी है लेकिन याद रखना। सो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट क्या है मैं वापस डिफाइन करने वाला हूं, तो डो नॉट वरी, सिर्फ याद रखना। विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब सिर्फ इतना है कि मटेरियल इज बिहेविंग लाइक इलास्टिक, क्योंकि एक मटेरियल इलास्टिक एक लिमिट तक बिहेव करता है, उसके बाद वो प्लास्टिक बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कल एक का पेंसिल तोड़ा था, सॉरी फॉर दैट, आज एक का इरेजर तोड़ने वाला हूँ, सॉरी फॉर दैट। हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, छोड़ दिया, वापस से शेप रिगेन हो गया, बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया, गया काम से। तो एक स्टेज के बाद मटेरियल अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है। तो जब तक उसका प्रॉपर्टी इलास्टिक है तब तक क्या बोलोगे, विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब मटेरियल का बिहेवियर क्या है, इलास्टिक है। इसका सिंपल मतलब और भी एक है। एग्जाम्पल, मैंने बोला 10 मीटर का वायर था, 1 किलोग्राम लोड लगा दिया, कितना हो गया 10.1। अब मैं लोड निकाल लेता हूँ, वापस क्या हो जाएगा 10, 2 किलोग्राम लगाया 10.2 हो गया, लोड निकाल दिया, वापस क्या हो गया 10। तो ये इलास्टिक लिमिट तक ऐसा ही होता रहेगा, तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो,
लेंथ बढ़ रहा है, निकाल रहे हो, लेंथ वापस से सेम हो रहा है, राइट। एक स्टेज ऐसा आएगा तुमने इतना ज्यादा लोड लगा दिया है कि वहां पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। अब तुम लोड निकाल भी दोगे तो वापस 10 मीटर हो नहीं सकता, मे बी इट इज नाउ फिक्स्ड एट 11 मीटर, परमानेंटली 1 मीटर से चेंज हो गया, हो सकता है, उसको बोलते हो सेट। मैंने कल बताया था आपको, परमानेंट डिफॉर्मेशन इज नोन एज सेट। तो ये याद रखो, विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब मटेरियल का इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज नहीं हुआ, इट इज स्टिल रीगेनिंग इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज। सो विद इन इलास्टिक लिमिट stress applied to a body is directly proportional to strain produced in it. So stress is directly proportional to strain. So stress is directly proportional to strain. So therefore stress is proportional to strain. ये डायरेक्टली बोला तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने बोला नहीं, तुम पहले फोर्स इमेजिन करो। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डायमेंशन। फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो, चेंज इन डायमेंशन को ओरिजिनल डायमेंशन से डिवाइड कर दो। फोर्स ऑफ प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डायमेंशन, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, लेकिन फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू some constant into, sorry, stress is equal to some constant into strain. Stress is equal to some constant into strain. तो stress upon strain क्या है? Constant है। तो ये जो constant आया है, constant of proportionality आया है, इसको आप बोलते हो modulus of elasticity। क्या बोलते हो? Modulus of elasticity. Therefore you can say the ratio of, सॉरी मेरा थोड़ा बोलना कुछ हो रहा है, लिखना कुछ हो रहा है, होता है ऐसा, brain and hand goes unsynchronized sometimes, so that happens, but you are smart enough to understand what I'm trying to say. So the ratio of stress by strain is a constant, and that constant is known as modulus of elasticity. The ratio of stress to that of strain is a constant, and is known as, and this constant is known as modulus of elasticity. अब अगर मैं इसी को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करूं, आपके पास एक इक्वेशन है, स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो इमेजिन मैं y एक्सिस पे स्ट्रेस प्लॉट कर लेता हूं, x एक्सिस पे स्ट्रेन प्लॉट कर लेता हूं। तो ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि तुमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब y एक्सिस है, राइट हैंड साइड पे लिखा कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन x एक्सिस है, तो y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x मतलब y इक्वल टू mx। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक लिमिट तक। उसके बाद it is no more a straight line, it starts changing its shape, it starts curving। तो जिस पॉइंट तक ये स्ट्रेट लाइन है, उस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस वैल्यू जो भी होगा उसको बोलते हो इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हो? तो अभी हम लोग फॉर्मली इलास्टिक लिमिट को डिफाइन करेंगे डिफाइन। तो पहले इतना पता होना चाहिए, ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। कब तक स्ट्रेट लाइन है? एक लिमिट तक। उस लिमिट को क्या बोला है? इलास्टिक लिमिट, बराबर। अब पहला टास्क तो मेरा ये है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तुमने डिफाइन तो कर दिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ग्राफ से कैसे निकालोगे? tan थीटा स्लोप। What is slope? dy by dx. What is dy by dx? y2 minus y1 upon x2 minus। अभी मैंने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ओरिजिन पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। What is y1 x1? 0 0। y2 x2 is y and x। देखो ऐसा है, स्लोप होता है tan थीटा, ठीक है। एंगल पता होगा तो tan थीटा, अगर एंगल दिया होगा तो tan थीटा निकाल लो, अगर एंगल नहीं दिया होगा पॉइंट्स दिए होंगे
तो क्या लिखोगे, अपॉन, और अगर एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास हो रहा है तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम एक पॉइंट ओरिजिन ले लो, x1 y1 0 0, तो x2 y2 को xy बोल दो, तो क्या आ जाएगा y बाई एक्स। तुमने y क्या प्लॉट किया, स्ट्रेस, तुमने x क्या प्लॉट किया, स्ट्रेन, तो क्या आ गया। हाँ लेकिन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तो तुमने बोला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो फ्रॉम ग्राफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देयरफॉर 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 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी is the slope of stress strain graph, stress strain graph। एवर क्लियर। अब डिफाइन करेंगे इलास्टिक लिमिट, ये है इलास्टिक लिमिट, ई पॉइंट। अब इलास्टिक लिमिट है क्या, ये स्ट्रेस का वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, जब तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस up to which stress is directly proportional to strain is known as elastic limit। तो स्ट्रेस का वैल्यू, स्ट्रेन का नहीं, क्योंकि स्ट्रेन का बोलोगे तो फिर डायमेंशनलेस है, वो नंबर है। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस up to which stress is directly proportional to strain is defined as elastic limit। the maximum value of stress up to which stress is directly proportional to strain is known as elastic limit। मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि आपने बोला द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब इसके बाद स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। हमको तो पूरा एक टॉपिक है द बिहेवियर ऑफ अ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। मतलब हम एक वायर लेते हैं मेटालिक, उस पर लोड बढ़ाते जाते हैं जब तक वो टूटता नहीं है तब तक, और हम एनालिसिस करते हैं कि मटेरियल के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो पूरा ग्राफ ही आएगा, आप देखोगे ऐसा ग्राफ आएगा बाद में जाके, वो हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल नहीं, फिलहाल सिर्फ इतना बेसिक बेसिक याद रखो। तो व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन, लेकिन तीन टाइप के स्ट्रेस, तीन टाइप के स्ट्रेन, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन टाइप का है। एक है इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, एक है इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, एक है इलास्टिसिटी ऑफ शेप। इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ को बोलते हो यंग मॉड्यूलस, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम को बोलते हो बल्क मॉड्यूलस, और इलास्टिसिटी ऑफ शेप को बोलते हो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तीन तीन तो तीन तीन। तो अगला टॉपिक क्या है, क्या अगला टॉपिक देखो, नहीं उसके ऊपर एक कुछ लिखे, इलास्टिक मॉड्यूलस। तो तीन टाइप के मॉड्यूलस है, तो तीनों हमको देखने पड़ेंगे। तो यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस, one corresponding to change in length, other corresponding to change in volume, and the last corresponding to change in shape। इलास्टिक मॉड्यूलस। तो हम आज सबसे पहला देख लेंगे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। इसको क्या बोलते हो, यंग्स मॉड्यूलस, इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, और नोन एज यंग्स मॉड्यूलस। मैंने टाइटल में वहां पे लिखा है यंग्स मॉड्यूलस, और मैंने थ्योरी में लिखा है दिस मॉड्यूलस इज आल्सो नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। तो मुझे इधर थ्योरी कम लिखना है, मैंने इसलिए टाइटल में डाल दिया इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ भी बोलते हैं इसको, करेक्ट। तो पहले तो हमको इसको डिफाइन करना पड़ेगा, और अगेन रिमेंबर डिटेल्ड थ्योरी नोट्स में होता है, तो वी विल नॉट पुट अ लॉट ऑफ टाइम इन थ्योरी हियर, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। तो Young's modulus or elasticity of length is defined as the ratio of tensile stress to that of
टेंसाइल स्ट्रेन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू दैट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. So it is defined as the ratio of tensile मतलब longitudinal stress to that of tensile मतलब longitudinal strain. So therefore you have Young's modulus जिसको डिनोट करते हो y से, इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन. वेल बाय द वे, एक चीज जो मैंने पिछले टॉपिक में बताई नहीं वो मैं अभी बताऊंगा. कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, लेंथ का हो, वॉल्यूम का हो या शेप का हो, सबके डायमेंशन सेम है और वो है स्ट्रेस के डायमेंशन. क्योंकि ये जो कांस्टेंट आया है ये क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो ये जो आपके पास डायमेंशंस आएंगे स्ट्रेस के क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्ट्रेन तो होता है डायमेंशन लेस. तो जो डायमेंशन प्रेशर के है वही स्ट्रेस के है, वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. डायमेंशंस भी सेम, यूनिट भी सेम. यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डायमेंशंस क्या है, m1 l-1 t-2. तो सब सेम है. देन अब वापस से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. कंसीडर, क्या कंसीडर, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो आप, टेंसाइल मतलब चेंज इन लेंथ. तो कंसीडर, क्या कंसीडर अ वायर, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L अटैच टू अ रिजिड सपोर्ट. द फ्री एंड ऑफ द वायर इज लोडेड विथ अ वेट मतलब मास. तो फ्री एंड ऑफ द वायर इज लोडेड विथ अ मास. याद रखना, हमारे पास एक वायर था जिसका ओरिजिनल लेंथ कितना है कैपिटल L है. आपने क्या किया, इसके फ्री एंड को क्या किया, लोड कर दिया, मास लगा दिया mg. तो इस लोड की वजह से क्या हुआ, लेंथ में इंक्रीज हुआ. तो लेंथ में इंक्रीज हुआ और लेंथ इंक्रीज होता है तो थिकनेस क्या होता है, कम होता है. तो मैंने वायर का थिकनेस ऑलरेडी कम दिखा दिया है यहाँ पे. तो लेंथ हो गया इंक्रीज. तो अब ये है आपके पास L और ये है इंक्रीज इन लेंथ स्मॉल l मतलब डेल्टा L. राइट, ये तो मैं लिखूंगा नहीं, वो भी आपको सिर्फ सुन लेना है, नोट्स में है. कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ L suspended from a rigid support. The free end of the wire is loaded with a mass m. तो वेट हो गया mg. Another clear? This load is deforming force and it increases the length of wire by an amount delta L या फिर small l. अभी इसके आगे मैं स्मॉल l यूज करना स्टार्ट करूंगा. वो बार बार डेल्टा लिखने का मुझे कंटाला आता है तो मैं नहीं लिखता हूँ. बुक में आपको डेल्टा दिया होता है, बार बार क्या वो डेल्टा लिखते रहो, स्मॉल l बोल देंगे इसको. तो therefore tensile stress equal to, what is tensile stress, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कितना लगाया, mg, क्योंकि ये लोड क्या था, ये था mg. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. फिर आप बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेन, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन, स्मॉल l बाय कैपिटल L. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ कितना है, स्मॉल l अपॉन क्या है, कैपिटल L. इक्वेशन नंबर 3. तो फ्रॉम 1, 2 and 3, therefore from equation number 1, 2 and 3, Young's modulus is tensile stress. Tensile stress is mg upon pi r square upon tensile strain small l by, तो y इक्वल टू mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल. बन गया फॉर्मूला. इसके SI यूनिट्स आपको पता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसके डायमेंशंस भी आपको पता है, m1 l-1 t-2. बराबर. सिर्फ एक चीज जो हमको मेंशन करना जरूरी है, कम से कम पता होना जरूरी है आपको,
देखो कोई भी फिजिकल पैरामीटर है ना, कुछ एक काम करता है, कुछ एक इंफॉर्मेशन देता है हमको। जैसे वेलोसिटी आपको बताता है कि 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 1 सेकंड में बॉडी ने अपना पोजीशन कितने अमाउंट से चेंज किया, राइट। एक्सेलरेशन बताता है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया, बराबर। जैसे आप बोलते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रहा है कितने से, 9.8 मीटर पर सेकंड से। वैसे ऑन द सिमिलर लाइंस तुमने एक पैरामीटर डिफाइन किया जिसको तुम बोल रहे हो यंग्स मॉड्यूलस, या फिर मॉड्यूलस, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। तो ये भी तो कुछ इंफॉर्मेशन देगा ना, ये तो कुछ बताएगा। अब बात ऐसी है कि जब तुमने वायर के नीचे एक लोड लगा दिया, लोड एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा तो वायर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स या आइटम्स होंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। वो दूर जाएंगे तो एक इंटरनल अट्रैक्टिव मतलब रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, और वो रिस्टोरिंग फोर्स चेंज इन लेंथ को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यंग्स मॉड्यूलस इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर टू द चेंज इन इट्स लेंथ। ऐसा नहीं तुमने लोड लगाया, वायर ने बोला ठीक है लगा लो चेंज कर लो, वायर अपोज करता है। तो कितना अपोजिशन वायर ने ऑफर किया, अपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस। तो यंग्स मॉड्यूलस इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर और अ बॉडी टू द चेंज इन इट्स लेंथ। तो यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू आपको बताता है कि रेजिस्टेंस कितना किया वायर ने। यहाँ तक क्लियर। तो अभी बल्क मॉड्यूलस और बाकी का कल देखेंगे।